तो ये सेट 16 है। विटामिन बी और सी, पाचन, पादप हार्मोन, जिसके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और कल की जो सीट है उसमें सीट नहीं है, सीट की जगह क्या है, आपका 100 क्वेश्चन का कंप्लीट जीएस का एक टेस्ट है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है 17 के 17 सीटें रिवाइज करने का, ठीक है। और सही से अगर आपने रिवाइज कर ली ना 17 सीटें, तो तुम्हारी पूरी जीएस रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो कल आराम से पढ़िए और ये टेस्ट दीजिए और देखते हैं क्या हिसाब रहता है और कैसे रहता है। क्वेश्चन 17 सीटों का मतलब है मेरे हिसाब से 1000 क्वेश्चन हो चुके होंगे 16 सीटों में, कुछ में ज्यादा थे, कुछ में कम थे, लगभग अप्रोक्सीमेट 1000 क्वेश्चन। तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। समय बेकार करने से बढ़िया है कि शुरुआत कल 4 बजे है, लेकिन टेस्ट है, ठीक है। क्लियर भाई? बाकी फिर मैंने आपको बता दिया, अपना पेपर वगैरह आप दो अच्छे से, फिर करते हैं। चलिए पहला कथन है, विटामिन बी समूह सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन बी समूह सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो एक्चुअली देखिए, ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और सी ये किसमें घुलनशील है? बी व सी किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में या जल में? जल में। और ए डी ई के ये किसमें होते हैं? वसा में। तो अब ये कह रहे हैं विटामिन बी समूह के जितने भी हैं वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। गलत है? सही है? गलत है। समझ जाना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और यहां से आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा। अगला है विटामिन बी3 जिसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, जिसे नियासिन भी कहते हैं, की कमी के कारण से पेलाग्रा रोग होता है। बिल्कुल सही है। और पेलाग्रा रोग को कहते हैं 4D सिंड्रोम, ये ध्यान रखिएगा, इसे 4D सिंड्रोम कहते हैं, 4D सिंड्रोम। इसमें 4D वाली सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, जैसे डिमेंशिया हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो इस तरीके की समस्या आपको दिखाई देती है, इसे 4D सिंड्रोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। विटामिन D3 का नाम पूछ सकता है, नियासिन, या इसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, इसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। बिल्कुल सही बात है, B1 का जो नाम होता है वो थायमीन होता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना इस पे, ये वाला ज्यादा है, पूछता है। और आपको ये भी पता है थायमीन की कमी के कारण से एक रोग होता है जिसे बेरी बेरी रोग कहते हैं। बेरी बेरी रोग इसी की कमी से होता है। देखो बी विटामिन जो है ना, वो एक विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे करके कॉम्प्लेक्स है, वो एक विटामिन नहीं है। इन्हें बी परिवार के विटामिन कहते हैं। तो ये जो बी परिवार के विटामिन हैं, इन बी परिवार के विटामिन में सबसे इंपॉर्टेंट B1 है, जिसे थायमीन कहते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये थायमीन विटामिन जो पाया जाता है, ये विटामिन पाया जाता है जो पॉलिश होता है, जो धान होता है, चावल, उसका जो पॉलिश होता है, ये उसमें पाया जाता है। इसलिए जो लोग पॉलिश उतरवा देते हैं चावल का, उसे पतला या बिखरवा खाने के लिए उसका पॉलिश उतरवा देते हैं, तो ऐसा चावल जो है उसमें थायमीन नहीं होता। तो ये पाया जाता है आपका चावल के पॉलिश में। समझ रहे हो ना चावल का पॉलिश क्या होता है? हाँ, चावल के पॉलिश में होता है। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछा गया कि पॉलिश किए हुए चावल को खाने से, यानी इसे पॉलिश हटा दिया है, पॉलिश कर दिया है, पॉलिश किए गए चावल को खाने से किस बीमारी के होने की संभावना हो? ठीक है, और आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर होगा मतलब बेरी बेरी, क्योंकि कमी किसकी हो जाएगी? थायमीन की, और उसकी कमी से रोग कौन सा होगा? बेरी बेरी रोग। बात समझ रहे? खैर, तो यहां पर दूसरा और तीसरा सही है। कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? बताओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी बताओ। सही है? क्लियर है? पढ़ के आए हो विटामिन? ठीक है, विटामिन इससे हो जाएंगे। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा? बेरी बेरी। रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी सी की कमी से होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं रतौंधी,
ये किसी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, ए की कमी से होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े। नियासिन विटामिन बी3 कमी से कौन सा रोग होता है? भी मैंने बता दिया कौन सा होता है, पेलाग्रा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। पेलाग्रा, या इसे कई बार क्या कहते हैं, इसे 4D सिंड्रोम कहा जाता है, 4D सिंड्रोम। आपने जिन लोगों का यूके ट्रिपल एससी का लेखपाल पटवारी का एग्जाम है, उसमें ध्यान रखिएगा कि वहां पर उन्होंने एक टॉपिक है ना सिलेबस में नीचे विज्ञान का भी दे रखा है, साइंस का। तो साइंस में, नॉर्मल साइंस में जो पूछता है ना, ज्यादातर विटामिन वगैरह ही पूछता है, तो वहां भी एक काम कर जाएगा। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? ए की कमी से। अच्छा, एक है एनीमिया। हाँ, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, यानी जब आयरन की कमी हो जाती है, आयरन का अभाव, इसे बोलते हैं खून की कमी। लेकिन खून की कमी नहीं होती, रियल में हीमोग्लोबिन की क्वालिटी कम हो जाती है आयरन के कारण से। एक रोग है क्वासिरकोर, ये भी इंपॉर्टेंट रोग है भाई। ये होता है विटामिन बी2 की कमी के कारण से। तो आपसे एग्जाम में बी2 पूछ सकता है कि बी2 क्या होता है? इसे बोलते हैं राइबोफ्लोविन। ध्यान रखिएगा, मिलान करने के लिए आ सकता है। विटामिन बी2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। तो राइबोफ्लोविन बेसिकली किसका नाम होता है? बी2 को, बी2 का। और बी2 की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है आपका? क्वासिरकोर रोग होता है, क्वासिरकोर, क्वासिरकोर रोग होता है। ठीक है, क्लियर। हाँ, हाँ, अच्छा, राइबोफ्लोविन होता है। अच्छा, मैं बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ। यह है राइबोफ्लोविन, मैं फिर वही लिख दिया। राइबोफ्लोविन, ये होता है विटामिन बी2 की कमी के कारण से। मतलब बी2 का नाम होता है, बी2 की कमी से रोग होता है क्वासिलकोर। क्वासिलकोर से क्या होता है? ये कोने फट जाते हैं, जो होठों के कोने होते हैं, कोण फटने शुरू हो जाते हैं। तो कई बार होठों के कोने जो होते हैं वो फटते हैं, वो रोग होता है क्वासिलकोर रोग। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन केवल पशु स्रोतों में पाया जाता है? देखो, जितने बसा में घुलनशील है वो तो सब पाए जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन यहां पर जो पूछने का तात्पर्य है वो ये क्या कह रहे हैं, कौन सा विटामिन केवल पशु स्रोतों में मिलता है, ओनली पशु स्रोतों में। तो ऐसे विटामिन ए है, तो ये पशु स्रोतों में पाया जाता है, लेकिन ये वनस्पतियों में मिल जाता है किस रूप में? कैरोटीन के, बीटा कैरोटीन के रूप में मिल जाता है। विटामिन सी है, ये वनस्पतियों में मिलता है। एक विटामिन है विटामिन बी12, तो बताएगा इसे किस नाम से जानते हैं? हाँ, इसे कहते हैं साइनो कोवालामीन, साइनोकोवालामीन। ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कई बार, कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? साइनोकोवालामीन। ध्यान रखना, इस विटामिन के कारण से भी एनीमिया होता है। आयरन की कमी से तो होता ही है, लेकिन अगर विटामिनों में नाम पूछ लेना तो इसके कारण से भी क्या हो जाता है? कई बार एनीमिया हो जाता है। ये केवल जंतु स्रोतों में पाया जाता है, इसलिए खास तौर पे जो लोग मांसाहार का सेवन नहीं करते उनमें विटामिन बी12 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? विटामिन बी12। क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बी12। क्लियर। नेक्स्ट, फॉलिक एसिड किस विटामिन के रूप में होता है? देखो, विटामिन बी5 को बोलते हैं पेंटाथनिक, पेंटाथनिक एसिड। बी6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, और बी9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड।
और B12 को मैंने आपको बता दिया साइनोकोबालामीन, तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B9। ठीक है। एक होता है विटामिन B7, इसे बोलते हैं बायोटिन, और ये ध्यान रखना ये जरूरी होता है किसके लिए? बालों के लिए। ठीक है, इसकी कमी से बाल जो है वो झड़ते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, बायोटिन की कमी हो जाती है। तो इसकी कमी के कारण से क्या होता है? आपका हेयर फॉल होता है। इसकी कमी से ही हेयर फॉल देखने के लिए मिलता है विटामिन B7 की, इसे बायोटिन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा? एक साइड B3 B4 ऐसे लिख के दे देगा और इधर लिख के दे देगा और आपसे मिलान करवा लेगा कि मिलान करिए कि कौन सा क्या है। नेक्स्ट, हाँ नोट नहीं करा करो, B7 बायोटिन। ठीक है, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, सही है कि गलत है? बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। हाँ, स्कर्वी रोग में क्या होता है आपका? जैसे त्वचा फटने लगती है, तो जो नाजुक अंग है वो फट के वहां से ब्लड बाहर आने लगता है, जैसे मसूड़ों से, हाथों से खून आने लगता है। तो इसका एक बड़ा सिम्टम होता है, वो ये होता है मसूड़ों से खून। ठीक है, मसूड़ों से खून वगैरह आने लगता है। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। हाँ, ये भी सही बात है, ध्यान रखना। विटामिन सी का और एक वर्क होता है, बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब जो होता है वो विटामिन सी के कारण से ही होता है। तो इसलिए विटामिन सी का एक महत्व ये भी है। और एक चीज और ध्यान रखना, विटामिन सी आपकी बॉडी में बढ़ाता है कोलेजन की मात्रा को। ये कोलेजन के लिए भी आवश्यक होता है, कोलेजन प्रोटीन निर्माण में जरूरी, कोलेजन प्रोटीन निर्माण में आवश्यक होता है। अब आप कहेंगे जी ये कोलेजन क्या होता है? ये ऐसी प्रोटीन होती है जो आपके जो ऊपरी त्वचा है उसको स्मूथ बना के रखती है। तो होता क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कोलेजन बनना बंद हो जाता है और जिसके कारण से झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। आप कहें ना बुढ़ापा किसी को क्यों आता है? कोलेजन की कमी के कारण से बुढ़ापा आता है। तो झुर्रियां पड़ने लगती हैं और चेहरे पर उम्र दिखने लगती है, उसका कारण होता है कोलेजन। झुर्रियां ना पड़े ज्यादा, उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? विटामिन सी लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं विटामिन सी जो है वो अच्छा होता है किसके लिए? स्किन के लिए। तो स्किन के लिए अच्छा होने का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? वो है ये कोलेजन। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कोलेजन धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है और जिससे स्किन वगैरह की समस्या भी आने लगती है। ध्यान रखना महत्व। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1 2 3, यानी आंसर होगा डी। डी आंसर होगा। नेक्स्ट, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, सही बात है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये ऑक्सीडेंट को नष्ट करता है, ऑक्सीडेंट को नष्ट करता है। अब बात आती है जी ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मुक्त मूलक, इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल, यानी जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, बहुत सारी चीजें आप खा रहे हैं, पैकेट बंद बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, उनमें बहुत सारी चीजें केमिकल डाले जा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जाएंगे, वो क्या बनेंगे? ऑक्सीडेंट। और यही आपकी बॉडी में किसका काम करते हैं? कैंसर का काम करते हैं। कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं ये। इसलिए कई बार जो है वो विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि ये काम बढ़िया तरीके से विटामिन ई करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम ई बहुत अच्छे से करता है, लेकिन ई के साथ साथ कुछ हद तक विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट का काम बॉडी में करता है। डिटॉक्स, एक शब्द होगा डिटॉक्स, कि बॉडी डिटॉक्स हो रही है, यानी जो पॉइजन है, मुक्त मूलक है, वो नष्ट हो रहे हैं। तो कुछ हद तक ये भी सही है। यह कोलेजन निर्माण में मदद करता है, सही है। कोलेजन निर्माण में मदद करता है, सही है। यह केवल पशु स्रोतों में पाया जाता है। पहली बात तो केवल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विटामिन सी पाया जाता है आपका खट्टी चीजों में, जैसे संतरा है, ठीक है, ऐसे जितने भी फल हैं, आंवला है, उनमें आपको विटामिन सी देखने के लिए मिलता है। यहां पर आंसर क्या होगा? 1 और 2 आंसर होगा। क्लियर? विटामिन सी की कमी से खून बहने, मसूड़ों में खून आने की समस्या होती है, सही। विटामिन सी वसा में घुलनशील विटामिन है, किसमें है? जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी इम्यूनी सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, हाँ करता है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, आंसर होगा 1 और
3, यानी आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। क्लियर? नेक्स्ट, थायमीन, वो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। राइबोफ्लाविन किसका नाम है? B2 का। पैराडॉक्सिन किसका नाम है? B6 का। थायमीन किसका नाम है? B1 का। B1 का नाम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थायमीन B1 का है, पैराडॉक्सिन B6 का है, एस्कॉर्बिक एसिड C और राइबोफ्लाविन B2। नीर में, ठीक है, थायमीन B1, पैराडॉक्सिन B6, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सी का है, ठीक है। नीर में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता? आप खुद सोचिए, ऐसा विटामिन जो पानी में घुलनशील होगा और आपने पानी पिया, ब्लड में जाएगा, पानी में घुल जाएगा, यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं यूरिन में, क्योंकि पानी में घुलनशील है। कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलता है? बी और, तो इसमें बी और सी देखो कौन सा है? सी, क्योंकि बी, सी और बी ये दोनों शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यहां तक कि सब्जियों में होते हैं, सब्जियों को धो दोगे तो सब्जियों से भी बाहर निकल जाएंगे भैया। सब्जी कहते हैं ना काट के नहीं धोनी चाहिए, इनके लिए तो बोलते हैं, सी और बी के लिए, तो ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर क्या होगा? विटामिन सी आंसर होगा। नीर में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? दूध, अंडा, आंवला। अब देखो, मांसाहारी स्रोत में कम चांस है, पानी में घुलनशील है, तो ज्यादातर खट्टी चीजों में होगा, तो आंसर क्या होगा? आंवला, ठीक है। नींद में से कौन सा कथन गलत है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी वसा में घुलनशील होता है, गलत है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है, आप खुद बताइए, जब वो स्किन के लिए बेहतर है तो घाव जल्दी भर जाएगा, कोलेजन बनेगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, सही है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, ये काम किसका होता है जो थक्का जमता है? विटामिन के का, ठीक है। हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण, ये काम होता है विटामिन डी का। अच्छा, डी तो है, तो ये हो गया, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में जो रोल होता है वो B6 का होता है, B6 यानी जिसे बोलते हैं पैराडॉक्सिन। इतना अंदर नहीं जाएगा, इतना अंदर जो है वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के, ठीक है, के। नाम तो बताइए, ये मैंने पढ़ा दिए थे, टोकोफेरोल वगैरह। ई का क्या होता है? टेकोफेरोल। और के का क्या होता है? फाइलोकेनोन, ठीक है, टैकोफेरोल और फाइलोकेनोन। चलिए नेक्स्ट, हो गया। अगला, रिकेट्स रोग की विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। अब है पाचन। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहले पाचन का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पाचन स्टार्ट होता है जब आप खाना खाते। पाचन का मतलब क्या होता है? पाचन का मतलब होता है कि भोजन को आपके ब्लड में पहुंचने लायक बनाना। अब जो रोटी है, जो सब्जी है, जो चीजें हैं, वो सीधे ब्लड में नहीं जा सकती, उसको उस हद तक तोड़ना कि वो ब्लड में पहुंच जाए और उसके बाद ब्लड से वो कोशिकाओं के स्तर पर पहुंच जाए, ये काम है पाचन का। तो जब आप खाना खाते हैं तो उसमें पहला रोल शुरू हो जाता है आपके मुंह का, यानी डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके मुंह से। मुंह में दांत वर्क करते हैं, जीभ काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है लार। लार में जो है वो होता है टाइलिन, एक एंजाइम होता है टाइलिन नाम का, और ये क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी आप कभी खाना खाते हैं तो खाना को खाने के बाद उसे चबाइए, रोटी को चबाते जाइए, कुछ देर बाद वो आपको मीठी लगने लगेगी। रीजन कि जो टाइलिन है उसने स्टार्च को तोड़ दिया है। अब मुंह में ही डाइजेशन होना शुरू हो गया, जिस कारण से जो रोटी पहले कोई स्वाद नहीं दे रही थी, लास्ट में वो मीठी लगनी शुरू हो जाती है।
उसके बाद फिर आप जब खाएंगे तो नीचे की ओर ये आपका ओइसोफेगस हो गया, इसे भोजन नाल कहते हैं। भोजन नाल के बाद फिर भोजन पहुंचेगा आपके अमाशय में, यानी जिसे हम कहते हैं स्टोमक अमाशय। अमाशय इसे पेट कहते हैं। यहां से मुंह से नीचे गया, अब ये पहुंच गया आपके अमाशय में, यहां पर अमाशय। भोजन पे सबसे ज्यादा काम जो होता है वो होता है आपके अमाशय में। यहां पर जब भोजन पहुंचता है तो तब अमाशय रस निकालता है, यानी गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जिसे जठर रस कहते हैं। और इस जठर रस में कई सारे एंजाइम होते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जितने भी बैक्टीरिया या भोजन में ऐसी चीजें होती हैं जो गल नहीं सकती, वो यहाँ पर गल जाती हैं। उसके बाद भोजन जाता है आपका छोटी आंत में। कहने के लिए छोटी आंत छोटी होती है, लेकिन वो कायदे में पूरे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर के आसपास होती है। तो आप सोचिए 6 से 7 मीटर लंबी होती है, लेकिन पतला होने के कारण इसे छोटी आंत कहते हैं। सबसे ज्यादा पाचन इसी में होता है, सबसे ज्यादा अवशोषण इसी में होता है। उसके बाद ये भोजन पचा के फिर जो बचता है अवशिष्ट, वो आ जाता है आपकी बड़ी आंत में। फिर ये बड़ी आंत में आ जाता है, और बड़ी आंत में फिर ये घूमता हुआ आपके शरीर से बाहर चला जाता है। यानी अगर डाइजेशन का क्रम लगाएं तो सबसे पहले भोजन किधर जाएगा? मुंह में। मुंह के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन बड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अमाशय जो एंजाइम निकालता है, जो भी एंजाइम अमाशय निकालता है, वो जितना भोजन को पचा सकते हैं उतना पचाते हैं। उसके बाद ये भोजन चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो भोजन को पचाने के लिए मेन एंजाइम जो आते हैं वो निकालता है अग्नाशय। आपने एक सुना होगा पेनक्रियाज, जो इंसुलिन भी निकालता है। लेकिन अग्नाशय में भोजन जाता नहीं है, लेकिन अग्नाशय ऐसे रस निकालता है, ऐसे जूस निकालता है, जिससे कि भोजन पचता है। ठीक है, तो अग्नाशय का रोल भी काफी हद तक जो है वो डाइजेशन में और पाचन में होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए भी होंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, वहीं पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे क्या क्या है। ठीक है, चलिए। पहला है, अमाशय में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, HCl। ये कह रहे हैं अमाशय जो हमारा पेट है उसमें HCl निकलता है। हाँ, ध्यान रखना, घोर HCl होता है, और यही किसका पार्ट होता है? जठर रस का। यानी जठर मतलब जो अमाशय में रस निकलता है उसे जठर रस कहते हैं, उसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, अमाशय पेट में। ध्यान रखना, इसमें कुछ अन्य एंजाइम भी होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेप्सिन। इसमें एक होता है पेप्सिन, यानी आप ऐसे लिख लो जठर रस। जठर रस में एक तो होता है जी पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। ये करता है प्रोटीन का पाचन। एक होता है जिसे बोलते हैं रेनिन, ये करता है कैसीन। कैसीन भी एक प्रोटीन है, लेकिन ये किसमें पाई जाती है? दूध में। प्रोटीन का पाचन, यानी नॉर्मल प्रोटीन का पाचन कुछ हद तक पेप्सिन करता है। ठीक है, पेप्सिन करता है, लेकिन जो दूध में प्रोटीन होती है कैसीन, उसका पाचन पेप्सिन नहीं करता। उसके पाचन के लिए आवश्यकता होती है रेनिन की। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है रेनिन से। बच्चों में रेनिन ज्यादा होता है, इसलिए जैसे ही बच्चा दूध पीता है बाद में उल्टी करता है, तो आपने देखा होगा वो दूध बाहर नहीं आता, वो दही के फॉर्म में बाहर आता है। रीजन वो क्या होता है? रेनिन उससे क्रिया करके कैल्शियम पैराकैसिनेट बना लेता है, उसके बाद फिर पेप्सिन उसको डाइजेस्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें एक होता है लाइपेज। लाइपेज पाचन करता है वसा का। ये पाचन करता है वसा का, यानी फैट का। तो बेसिकली अमाशय में तो यही लोग काम करते हैं। एक इसके अलावा एक होता है HCl। ये क्या करता है HCl? ये भोजन में जो भी नुकसानदायक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि मेन वसा का पाचन यहां नहीं होता। वसा का पाचन होता है जब छोटी आंत में पहुंचती है वसा। तो छोटी आंत में अग्नाशय, जो आपका लीवर है, वो एक रस निकालता है जिसे पित्त कहते हैं। पित्त नाम सुना होगा आपने, बाइल कहते हैं। वो बाइल छोटी आंत में जाके इमल्सिफाइड करता है वसा को, जिससे कि वसा का पाचन होता है। फिलहाल अभी यहां से समझिए अमाशय से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो अमाशय है वहां जठर रस निकालता है। अमाशय स्टोमक जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकालता है।
और इसमें इतनी चीजें होती हैं, इसमें लाइपेज जो कि वसा का डाइजेशन करे वो, इसमें पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करे वो, इसमें रेनिन जो दूध में घुली प्रोटीन का डाइजेशन करे वो, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। क्लियर है? तो पहला वाला सही है कि नहीं? सही है। अगला है लीवर यानी यकृत पित्त रस बाइल उत्पन्न करता है जो वसा के पाचन में सहायता करता है। जब अमाशय से भोजन, अच्छा बताओ अमाशय का भोजन कैसा होगा? एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। तो जैसे ये जाता है ना छोटी आंत में, तो ये छोटी आंत को जला देगा। तो लीवर क्या करता है ना, लीवर बाइल बनाता है। एकमात्र एक ऐसा पदार्थ आपके अंदर बॉडी में जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नहीं होता। ये क्षारीय होता है, ध्यान रखना, नाम इसे कहते हैं हम, जो हम कहते हैं ना पित्त बन रहा है, वो पित्त नहीं है, वो तो एसिड है। जब हम कहते हैं पित्त है तो पित्त को ऊपर नहीं आएगा पित्त आपका, पित्त तो क्षारीय होता है और ये लीवर बनाता है। तो जैसे ही छोटी आंत में भोजन गया, उधर से लीवर ने क्या निकाला? वाइल निकाला, और ये वाइल आके इकट्ठा रहता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। जैसे ही भोजन आया पित्ताशय सिकुड़ गया, पूरे का पूरा वाइल आके इसमें मिल गया। अब क्या होगा? जो ये एसिडिक था बहुत ज्यादा, अब ये उतना एसिडिक नहीं रहेगा, उतना ज्यादा अम्लीय नहीं रहेगा। अगर उतना अम्लीय रहेगा तो ये आंत को जला देगा। अब ये वाइल क्या काम करता है? ये भोजन में मिलेगा, जितना इसमें फैट है ये उस फैट को इमल्सिफाइड कर देगा। इमल्सीकरण बोलते हैं इस प्रोसेस को, और जिसमें वसा का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक तो ये पित्तरस कौन बनाता है? कौन बनाता है? लीवर। दूसरा ये पूछ सकता है आपसे कि वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वाइल की होती है। लाइपेज भी है लेकिन इसकी भी होती है। लार में उपस्थित एंजाइम अमाइलेज स्टार्च को पाचन करने में मदद करता है। ठीक है, ये है लार में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को। हाँ, यहां अमाइलेज का मतलब जो है वो टाइलिन है, टाइलिन। तो मैंने आपको बताया था लार में टाइलिन होता है, और ये टाइलिन किसको बचाता है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को बचाता है। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है भोजन में, उसका पाचन मुंह में स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार में ऐसा क्या होता है, लार में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को बचाने की क्षमता रखता है? वो होता है टाइलिन। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या होगा? पहला सही है, दूसरा सही है, और तीसरा सही है। आंसर होगा 1 2 3। हाँ, जैसे पित्त की थैली निकल गई, पित्त की थैली निकल गई, अब लीवर का डायरेक्ट पित्त आएगा छोटी आंत में। तो अब क्या होगा? अब डॉक्टर ये कहेगा एक साथ खाना मत खाना भाई, क्योंकि एक साथ खाना खा लोगे, पित्ताशय तो है नहीं, तो उतना ज्यादा वाइल आ नहीं पाएगा जो उसको न्यूट्रल कर दे, और आंतों में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो कहेंगे थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, और फैट को मना कर देंगे आपसे, क्योंकि अब तो लीवर पित्त बनाएगा और वो ऐसे करके छोटी आंत में गिरता रहेगा, बूंद बूंद करके गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। लेकिन हम लोगों में क्या होता है? गिरता नहीं है, हम लोगों में वो इकट्ठा हो जाता है। जब खाना आंत में जाता है छोटी, तभी वो सिकुड़ करके पूरे का पूरा बाइल आता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ रहे हो? वो बड़ी दिक्कत होती है जिसका पित्ताशय निकल जाता है, जिसका गॉल ब्लैडर निकल जाता है, वो हल्का सा वो खाएगा चिकनाई वाला भोजन, ठीक है, ऐसे कुछ, उससे दिक्कत होगी। इसलिए डॉक्टर कहता है अगर कुछ भी खाना है तो आप थोड़ा थोड़ा खाओ। थोड़ा थोड़ा आप खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा लीवर बाइल बना रहा है, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके उससे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। पित्तरस एंजाइम नहीं होता, फिर भी वह वसा के पाचन में, बिल्कुल एंजाइम नहीं है ये। ठीक है, पित्तरस वाइल एक एंजाइम नहीं है, ठीक है, एक पदार्थ है, लेकिन फिर भी क्या करता है? ना होने के बाद भी एंजाइम पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। बाइल का उत्पादन कौन करता है? लीवर। छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और सबसे ज्यादा क्या होता है? अवशोषण होता है। अब अगर आपसे पूछे पानी का अवशोषण कहां होता है? अब देखिए, आप खाने में इतना पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए ना कि सब चीजें, पानी बॉडी में अवशोषित हो जाता है। तो इसका मेन रीजन है आपका बड़ी आंत। पानी का अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। कई बार क्या हो जाता है? बड़ी आंत इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे क्या होगा? जब इन्फेक्टेड हो जाएगी तो जो पानी है वो अवशोषित ही नहीं होगा बॉडी में, और उससे क्या होगा? फिर उससे लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बड़ी आंत का काम होता है पानी को अवशोषित करना। ठीक है, बस बाकी कोई डाइजेशन नहीं होता बड़ी आंत में। क्लियर? अगला है पैनक्रियाज। इसका मतलब है अग्नाशय। पैनक्रियाज केवल इंसुलिन बनाता है, केवल लग गया,
इसको तो काट देते हैं। ये कह रहे हैं केवल इंसुलिन बनाता है और पाचन में इसका कोई योगदान नहीं होता। नहीं भाई, पाचन में इसका योगदान होता है। ये भी एक हार्मोन एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम आपने सुना होगा, ट्रिप्सिन। ये एंजाइम भी उत्तरदायी होता है प्रोटीन के पाचन के लिए। ठीक है, प्रोटीन का पाचन के लिए। तो यहां पर ये गलत है। आंसर क्या होगा? पहला व दूसरा, 1 और 2 इसका आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। सही है। नेक्स्ट, भोजन का अधिकांश अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी में होता है, छोटी में होता है? छोटी में होता है। ये वाला गलत हो गया। बड़ी में केवल किसका होता है? पानी का। पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। सही है, मुंह से स्टार्ट हो जाती है। आप सोचे जी मुंह से नहीं, यहां से होगी, नहीं, मुंह से हो जाती है। ठीक है, इसलिए खास तौर पे इस्लाम में कोई चीज अगर मुंह में भी चली गई है तो उसमें भी रोजे को टूटा मान लेते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपने मुंह में ले ली, वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वो चीज आपके ब्लड में पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को? अगला है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को बचाने वाला एंजाइम है। ये भी सही है, यानी दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा। क्लियर? सही है। भोजन पाचन के दौरान सबसे पहले प्रोटीन टूटते हैं। भोजन में पाचन के दौरान सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होता है क्या? किसका पाचन होता है? सबसे पहले तो मुंह से शुरू हो जाता है। किसका होता है? स्टार्च का पाचन ये स्टार्ट हो जाता है। और ये कहां से हो जाता है? मुंह से। और ये कौन करता है? टाइलिन। और ये किस चीज में होता है? लार में होता है। पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग छोटी आंत है। सबसे लंबा है भाई, आप सोचिए, लगभग 7 फीट के आसपास उतनी लंबी होती है छोटी आंत। पाचन एंजाइम केवल, इसमें फिर केवल आ गया, तो इसे आप गलत कर दीजिए। पाचन एंजाइम केवल लीवर में बनते हैं। तो केवल लीवर में थोड़ी बनते हैं, आपके अमा से भी निकालता है, अग्ना से भी निकालता है, ये सब। और लीवर का तो कोई रोल ही नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। इसलिए आंसर क्या होगा? पहला केवल, दूसरा, यानी बी आंसर होगा। बी आंसर। क्लियर? अगला, लार का पीएच अम्लीय होता है? नहीं, ये कभी सही मत मानना। हालांकि लार की पीएच वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 6.8 के आसपास होती है, जो देखने में अम्लीय है। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा इसकी जो प्रकृति मानी जाती है वो कैसी मानी जाती है? क्षारीय। जो लार बनती है ना, लार ग्रंथियां बनाती हैं हमारी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ये जो लार ग्रंथियां लार निकालती हैं और ये हमारे अंदर जाती रहती है। इसने ही है जो इसको शांत कर रखा है, HCl को। अगर लार ना बने ना तो ये शांत नहीं होगा। उसका पीएच वैल्यू 2.5 पे बैठा है, इधर ये पीएच वैल्यू 7 के आसपास है। ये मिला करके उसको न्यूट्रल कर देता है। इसलिए जो लोग ज्यादा गुटखा वगैरह खाते हैं उनको एसिड की समस्या होगी, पूछ लेना। जो ज्यादा गुटखा, उससे कहना तेरे को एसिड बनता है, कहेगा हाँ। रीजन, क्योंकि भैया उसने गुटखा खा खा के सब लार अंदर तो गई नहीं, वो लार उसने क्या कर दी? बाहर थूक दी। तो लार जब वो थूकेगा बहुत ज्यादा, कंटिन्यू चल रहा है, लार अंदर जाएगी नहीं, और ऐसे में एसिड जो है वो अपना ज्यादा प्रभाव बनाएगा और जिससे उसको जलन होगी। लोग कहते हैं कि सुबह को उठो तुरंत पानी पी लो, निन्ने मुंह पानी पीना बोलते हैं। रीजन, आपने रात खाना खाया, कुल्ला करा, सो गए। अब सुबह को उठे तो आप सीधा पहला काम है कि आप पानी पी। उसका रीजन क्या है? पूरी रात एसिडिक रहा माहौल, एसिड बनता रहा बनता रहा बनता रहा। अब लार जो आपकी रात भर निकली होगी वो जम गई होगी। आपने सुबह पानी पिया, जैसे ही वो पूरी लार जो है वो आपके अंदर अमाशय में चली गई। अमाशय का जो पूरा वातावरण अंदर का एसिडिक था उसने उसको कैसा बना दिया? थोड़ा क्षारीय बना दिया। तो बड़े बुजुर्गों ने बोला कि सुबह को उठ के सबसे पहला काम है जी पानी पी लिया। वो सही है, हाँ वो सही है। बाकी कुछ खाने वाले पहले सबसे पहला काम है पानी पीना। उसका रीजन ये है, कम से कम पहले जो पेट की आग है, जो गर्मी है, जो एसिडिक है, उसको न्यूट्रल किया जाए। अमाशय का मुख्य एंजाइम पेप्सिन होता है। हाँ एंजाइम है, नो डाउट, सही है। और ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। बाइल यानी पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है। हाँ सही है। तो आंसर 2 और 3 सही होगा। बी आंसर सही होगा। बी आंसर सही होगा। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है?
ठीक है, कौन सा? अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन? तो आंसर क्या होगा? पेप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन भी होता है, बट ये कहां पर काम करता है? ये छोटी आंत में काम करता है, क्योंकि इसे पैनक्रियाज निकालता है, इसे अग्नाशय निकालता है, तो ये वर्क करता है छोटी आंत में, ट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को बचाने वाले आप ये ध्यान रखना 3 एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन, एक ट्रिप्सिन, एक इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये 3 एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, ध्यान रखना, ये पूछ भी सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट करो करो आराम से करो। हो गया? क्लियर है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पाया जाता है थायमिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? वसा का पाचन, पानी का अवशोषण। आंसर क्या होगा? पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण करता है बड़ी आंत। ठीक है, अब है पादप हार्मोन से क्वेश्चन है। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, एक बार छोटा सा डायग्राम बना लो, इसी से काम खत्म है मामला। पादप हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, एक जिसे कहते हैं वृद्धिकारी, एक जिसे कहते हैं वृद्धिरोधी, वृद्धिरोधी, और एक जो होता है फल पकाने वाला, यानी जो फलों को पकाने वाला होता है वो। जो वृद्धिकारी हार्मोन है उसमें 3 हार्मोन आते हैं, एक आता है ऑक्सिन, एक आता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, एक आता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। वृद्धिरोधी हार्मोन में आता है अब्सेसिक, अब्सेसिक, और पकाने वालों में कौन आता है आपका? एथिलीन। क्या बोलते हैं उसको? इथिलीन तो बोलते हैं, हाँ हाँ, एसिटिलीन बोलते हैं। एसिटिलीन गैस निकलती है, उसका जो कार्बाइड होता है ना, कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये है एथिलीन, ऐसे लिख लेना, एथिलीन, बात एक ही है कोई, एथिलीन। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आप समझिए, थोड़ा सा बेसिक बात है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 होते हैं पादप हार्मोन, 1 2 3 4 5। ठीक है, वृद्धिकारी हार्मोन में इसका मतलब है ये पेड़ की वृद्धि करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पेड़ का तना बढ़ रहा है, फंगल बढ़ रही है, जड़ बढ़ रही है, बढ़ता है ना, ये तीनों का काम है वृद्धि करना। और ये वृद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे ऑक्सिन किसी एक अंग के लिए जिम्मेदार है, जिब्रेलिन किसी दूसरे अंग के लिए जिम्मेदार है, साइटोकाइनिन किसी और अंग के लिए जिम्मेदार है। उतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन जाके नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखना है वृद्धिकारी हार्मोन है। यह है वृद्धिरोधी हार्मोन। जब सूखा का मामला होता है, सूखा पड़ता है, तो सीधी सी बात है उस समय पर अगर पेड़ बढ़ेगा तो ऐसे में पानी की ज्यादा जरूरत होगी, तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में पेड़ में निकलता है अब्सेसिक हार्मोन, जिसके कारण से उसकी पत्तियां वगैरह गिर जाती है। यानी इसका मेन रोल होता है पेड़ की वृद्धि को रोकना, और ऐसे में क्या होता है, पत्तियां गिर जाती हैं, जाती है। तो जैसे आप देखोगे, जैसे ही पतझड़ आएगा तो सब पेड़ पत्ते गिरा देंगे। कैसे गिरा देंगे? रीजन क्या है? उनको पता है पानी की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, उनमें निकलेगा अब्सेसिक हार्मोन, और अब्सेसिक हार्मोन के निकलते ही पत्तियां वगैरह सब गिर जाएंगी, टहनियां एक्स्ट्रा होंगी, वो गिर जाएंगी। ठीक है, एक होता है एथिलीन, ये पकाने के लिए जिम्मेदार होता है, और बेसिकली ध्यान रखना ये फंगल से निकलता है, और एकमात्र ऐसा है जो गैस के रूप में निकलता है।
यानी ये पेड़ के फंगल से गैस के रूप में निकलता है, पूरे पेड़ में फैलता है और उससे जो फल होते हैं वो पकने शुरू हो जाते हैं। और इसी एथिलीन के रूप में काम करती है गैस एसिटिलीन, एसिटिलीन भी बोलते हैं। वो क्या होता है, जो कार्बेट होता है, आप उस कार्बेट को रख देते हैं तो कार्बेट धीरे धीरे एसिटिलीन निकालता है, और जब एसिटिलीन निकलती है तो उससे जो है वो फल पक जाते हैं। तो आम वगैरह पकाने के लिए जो कार्बेट, वो भी इस प्रकार का ही कुछ वर्क करता है। क्लियर? अब पहला क्वेश्चन देखिए, एक है IAA इंडोल एसिटिक एसिड। ये वाला क्वेश्चन आया था शायद तुम्हारे आरो में, देखा था, आया था ना ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो ये था IAA इंडोल एसिटिक एसिड किस प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन पूछा हुआ है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन। ये होता है ऑक्सिन, ये वर्क करता है ऑक्सिन की तरह। IAA इसे बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। नेक्स्ट हो गया। अगला है, कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने के लिए जरूरी होता है? एथिलीन, एथिलीन। अगला है, पत्तियों का झड़ना और बीज का सुस्तावस्था किस हार्मोन के कारण होती है? तो यहां पर होगा एब्सेसिव। ये क्या होता है? वृद्धि रोधी हार्मोन है, वृद्धि को रोकता है। पत्ती इसमें जो है वो क्या हो जाती है, आपकी झड़ जाती है। नेक्स्ट, जिब्रेलिन का प्रभाव नहीं होता। देखो जिब्रेलिन के कई सारे प्रभाव होते हैं। आप यहां देखो, एक सी ऑप्शन है। ये काम रियल में किसका होना चाहिए? अब्सेसिक का होना चाहिए ना, अब्सेसिक हार्मोन का होना चाहिए। जिब्रेलिन के बहुत सारे काम होते हैं। नंबर 1, फूलों का विकास होना, ये भी इसका काम होता है। तने की लंबाई बढ़ना, ये भी इसका काम होता है। बीजों का अंकुरण, ये भी इसका काम होता है। ये काम इसका नहीं होता। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इस पे स्टार लगा लेना, बीजों के अंकुरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा होता है? जिब्रेलिन होता है। 2 मिनट का टॉपिक था ये, बस इतना ही है। यही से क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ा हुआ नहीं होता तो आदमी फंस जाता है। ठीक है, पादप हार्मोन, हाँ कोई नहीं, ये ध्यान रखना, ये तीनों काम जिब्रेलिन करता है। फूलों के विकास पर, तने की लंबाई को बढ़ाने पर और बीजों के अंकुरण पर। ठीक है, कई सारे वर्क हैं जिब्रेलिन के। तो 3 वृद्धि करवाते हैं। एक साइटोकाइनिन भी, वो तो इतना प्रभावी होता है कि जब बढ़वार रुक जाती है किसी पौधे की, और अगर वो उसमें निकल गया साइटोकाइनिन, तो वो वृद्धि पे आ जाएगा अपनी। किसी किसी में साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर? अगला, अब है फूलों का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? एक बार फूल की संरचना समझ लो आप क्या होती है, और हो सके तो डायग्राम बना लेना। ठीक है, देखो सबसे आपने फूल सबने देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा फूल की तरह यार। ये देखो ऐसे ऐसे करके नीचे वाला भाग होता है, ये पेडिकल वाला भाग होता है ना, पुष्पाभ्रंथ। ये रियल में फूल का भाग होता ही नहीं है। ठीक है, नीचे वाला भाग जो होता है ना, ये होती है डंठल, और ये वाला भाग होता है पुष्पासन। इसे कहते हैं पुष्पासन, थैलेमस, या पुष्पासन कहा जाता है। और नीचे वाला भाग होता है, इसे डंठल कहते हैं। ठीक है, जिससे फूल को पकड़ते हैं। इसके ऊपर फूल के 4 भाग होते हैं। अगर फील करो आप क्या क्या होते हैं। एक तो आपने फूल देखा होगा तो उसके चारों ओर ऐसे हरे रंग की पत्तियां होती है, छोटी छोटी। कभी गुलाब का फूल देखा हो तो ऐसे आपको हरी हरी पत्तियां ऐसे दिखाई दी हो, ऐसे होती है कि नहीं होती? बाहर होती है हरे कलर की, ठीक होती है ना? ठीक। इसके अलावा उसके अंदर फिर रंगीन ऐसे करके, बना नहीं पाऊंगा, ज्यादा देखा नहीं। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे रंगीन होता है कि नहीं? कई सारे रंगीन पत्तियां होती हैं। उसके बाद बीच में एक भाग होता है ऐसे करके, ये
ये, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे करके संरचना होती है, ऐसे ये और ऐसे ये। समझ लो, समझोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरी बात को समझो। फूल में 4 पार्ट होते हैं, पुष्प में 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज, जो हरे कलर का होता है। एक पार्ट हो गया ये, इसका काम होता है पेड़ की सुरक्षा करना। उसके बाद जो रंगीन पत्तियां होती हैं, जो भंवरों को आकर्षित करती हैं, उसे बोलते हैं दलपुंज। उसी को हम पुष्प मानते हैं, पुष्प वो नहीं है, वो तो केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए, भंवरों को, कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होता है। इसके अंदर, उसके अंदर जाके 2 जननांग होते हैं। एक होता है जिसे मादा जननांग कहते हैं, या जिसे कहा जाता है आपका गाइनोशियम, या इसे कहते हैं आपका जायांग। जायांग, इसे मादा जननांग बोलते हैं। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है, इसे गाइनोशियम कहते हैं। और एक ये वाला भाग होता है, इसे पुमुंग कहते हैं, ठीक है, ये नर जननांग होता है, या इसे एंड्रोसियम कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, जो जायांग है, जायांग यानी गाइनोशियम जो है, वो ऐसे है देखने में, एक इस तरीके से ऐसे होता है। और जो पुमुंग है यानी एंड्रोसियम, पुमुंग, ये नरों में नर जननांग होता है, ये देखने में होता है ऐसे। अब इनमें क्या क्या होता है वहां से थोड़ा समझो। जो ये वाली संरचना होती है मादा जननांग वाली पुष्प में, इसमें ये वाला भाग जो होता है, ये, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, यानी इसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा सुना है? स्टिग्मा ये होता है बीच वाली जो नली दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं, ये है मेन ओवरी, इसे कहते हैं अंडाशय, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ऐसे करके ये होते हैं ओव्यूल। इसे आप मान लीजिए कि ये एग सेल है, जो महिला में एग सेल होता है ना, अंडाणु होता है, ये वो है ओव्यूल। पुष्प में नर मादा जननांग में 3 चीजें होती हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, यानी इसे कहते हैं स्टिग्मा, एक है स्टाइल यानी वर्तिका, एक है अंडाशय ओवरी, और ओवरी के ही अंदर होते हैं आपके यहां पर, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल, यानी इसे हम कई बार इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है आपका बीजांड, तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है बीजांड, या इसे हम कहते हैं ओव्यूल। क्लियर? अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कहेगा निम्न में से कौन सा गाइनोसियम का भाग नहीं होता, निम्न में से कौन सा जायांग का भाग नहीं होता। तो आपको याद रखना है, ये पूरा सिस्टम है। अभी समझाता हूं और बातें। अब आ जाओ, ये क्या है? ये है पुमुंग, ये, इसे हम बोलते हैं, इसको कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर, आपने एंथर का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये होता है पुंकेसर। और इसी पुंकेसर के ऊपर यहां पर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, ये, इसे स्पर्म सेल मान लीजिए, वैसे इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, यानी इसे कहते हैं पराग कण। पराग कण, ये आप शुक्राणु टाइप से समझ लीजिए, परागकण, ये होते हैं पुंकेसर। तो होता क्या है, जब एक परागकण यहां पर आकर के गिरेगा, यहां चिपक जाए आकर के, और वो कैसे चिपकेगा, मान लो कोई मधुमक्खी के पैर से चिपक गया और यहां आ गया, यहां से फिर ये धीरे धीरे खिसक के अंदर जाएगा, और अंदर जाके फिर ये अंदर यहां आ जाएगा, और जब यहां आ जाएगा तो बस उद्देश्य पूरा हो गया।
उद्देश्य एक ही है, वो है जनसंख्या बढ़ाना। हर प्रजाति अपने को आगे ले जाना चाहती है, पेड़ पौधे भी ये चाहते हैं कि हम आगे अपनी उसको संख्या को बढ़ाएं। यहाँ गेम ही संख्या बढ़ाने का, हर पेड़ हर जीव ये चाहता है वो अपनी संख्या को बढ़ाए, बस इंसान को छोड़कर। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब यहां पर जब ये पहुंच गया परागकण, तो अब ये वाला भाग जो है, जो बीजांड है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे बीज में। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा भ्रूण, ये बन जाएगा भ्रूण, यानी ये अब एम्ब्रियो बन गया। जैसे भ्रूण होता है ना माता के गर्भ में, पहली सेल जाइगोट, ये वैसा भ्रूण बन गया। अब क्या होगा, ये भ्रूण तो धूप में, तापमान से, बारिश में मर जाएगा। तो अब इस भ्रूण की सुरक्षा के लिए ये फूल में क्या होगा, यहां पर चीजें इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी, यानी यहां पे न्यूट्रिशन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये वाला भाग अब फूलना शुरू हो जाएगा। और इसे ही हम बोलते हैं फल। फल, और फल के अंदर क्या मिलेगा, बीज। यानी फल क्या होते हैं, फूलों के पके हुए अंडाशय फल होते हैं। यानी ये ओवरी, तो जो फल बनता है वो ओवरी से बनता है। जब ओवरी पक जाती है उसे हम पका फल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है फल बनने का। यहां से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम तक ध्यान रह गए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन कई प्रकार के यहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखना, ऐसा फल जो केवल ओवरी से बनता है उसे कहते हैं सत्तीय फल। जो ओनली ओवरी से बनता है, केवल अंडाशय से बनता है, लेकिन उसे कहते हैं सत्तीय फल, यानी उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जब ये ओवरी वाला भाग बढ़ता है तो ये कई बार इसको लपेटे में ले लेता है। किसको, इसको। ठीक है, आ रहा हूं, क्वेश्चन थोड़े हैं, थोड़ा सा फ्री होके आता हूं। आज लंबा है मामला, लंबा क्या, क्वेश्चन काफी सारे हैं। ठीक है, तो या मैं वहीं आ जाऊंगा आपके पास, ऐसे देख लो, तो आता हूं, फिर आता हूं, जल्दी आता हूं। तो पुष्पासन जो है, इस पुष्पासन को लपेटे में जो है वो ले लेता है। तो कई ऐसे अंडाशय होते हैं कि उनके अंदर ही क्या आ जाता है, पुष्पासन आ जाता है। अब अंडाशय के अलावा अगर कोई और भाग आ गया पुष्प का, तब उसे सत्य फल नहीं कहेंगे, उसे असत्य फल कहेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेब। जब आप कोई भी फल खाओ उसके अंदर कुछ पदार्थ मिल जाए आपको, या सेब खाते हो उसके अंदर मिल जाए, नाशपाती, नाग खाते हो ना, ये सब जो है असत्य फल है, क्योंकि उनके अंदर वो केवल अंडाशय से नहीं बने, वो केवल ओवरी से नहीं बने, बल्कि वो किससे बने हैं, साथ में पुष्पासन भी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड या क्या? यही होता है। अगर क्वेश्चन पूछता कौन सा भाग बीज बनता है, बीजांड, ये तो बीज बनेगा। ठीक है, खैर इसका आंसर क्या होगा, अंडाशय। ठीक है जी, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? इसे नोट करना है क्या, कर लिया? कर लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बीज किस भाग से बनता है, अंडाशय, अंडाशय भित्ति, अंडाणु। यहां देखो ओव्यूल, इसे बीजांड कहते हैं। किससे बनता है, ओव्यूल यानी बीजांड। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है, अंडाशय होता है क्या? नहीं। वर्तिकाग्र? नहीं। परागकण और पुंकेसर, ये दोनों होते हैं। यानी पुंकेसर भी होता है और जो पोलन ग्रेन्स है वो भी होता है। तो यहां पर नर जननांग कौन सा होता है, तो ये दोनों ही हैं। तो अब इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दोनों ही है भाई, सी भी है और डी भी है, मतलब इसमें हम चुन भी नहीं सकते किसी को एक आध को। अच्छा, आपसे अगर ये पूछे जो हम केसर खाते हैं, वो केसर रियल में क्या होता है पता है आपको? वो रियल में पुष्प की वर्तिका होती है, वर्तिका होती है। जो वर्तिका और आगे जो वर्तिकाग्र होता है ना, यही पुंकेसर वो होता है आपका केसर, जो मार्केट से आप केसर खरीदते हो। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि केसर पुष्प के किस भाग से प्राप्त होता है, वो नर जननांग से प्राप्त होता है, बेसिकली वर्तिका, उससे केसर बनता है। चलिए नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा सच्चा फल, ट्रू फ्रूट नहीं है? अब इसमें कई लोग क्या करेंगे, कुछ लगा देंगे टमाटर या ये कि यार ये नहीं है। ध्यान रखना, सेब फलों का राजा होता सेब नहीं है। पता है रीजन क्यों है? क्योंकि वो सत्य फल ही नहीं है। मतलब सेब में जितनी खूबियां हैं उस हिसाब से अगर देखें, जो उसमें मेडिकल चीजें हैं उस हिसाब से वो राजा होना चाहिए, बट वो रियल में फल ही नहीं है, वो सत्य फल ही नहीं है। इसलिए आम फलों का राजा कौन है? आम है। ठीक है, डॉक्टर रिकमेंड करता है कभी आपको आम के लिए? आम खाओ, किसके लिए रिकमेंड करता है? सेब के लिए करता है। हर क्वालिटी उसके पास है, बस वो रियल में सत्य फल ही नहीं। कौन कौन से नहीं है? नाशपाती, नाक और ये सब नहीं है। वह पुष्प जिसमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, एक लिंगी जिसमें केवल एक ही हो, उसमें केवल एक ही भाग होगा, या तो नर वाला या फिर मादा वाला, तो उसे एक लिंगी बोलेंगे। कुछ होते हैं जिनमें दोनों होते हैं, एक ही पुष्प में दोनों होंगे, तब उसे बोलेंगे उभयलिंगी। बात समझ रहे? उभयलिंगी तो है एक पुष्प जिसमें, अरे होता है द्विलिंगी। उस पौधे में क्या होगा? एक पुष्प ऐसा होगा जिसमें नर जननांग होगा, केवल उसमें जायांग होगा। कोई पुष्प ऐसा होगा कि उसमें पुंमूग होगा। तो ऐसे पौधों को कहा जाता है द्विलिंगी पौधे। ठीक है, तो खैर ये क्या होगा? उभयलिंगी। ठीक है, एक पुष्प के अंदर ही दोनों चीजें हैं। ठीक है, फल का कौन सा भाग बीज को सुरक्षा देता है? ठीक है, ये कह रहे हैं फल का कौन सा भाग बीज को सुरक्षा देता है? तो बीज को सुरक्षा कौन देता है? बीजावरण। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुष्प का आवश्यक भाग नहीं है? दलपुंज होता है, ओवरी होता है, स्टेमन होता है, पेडिकल नहीं होता है। पुष्पाग्र, हाँ, पुष्पाग्र जो होता है, पेडिकल ये होता है आपका, जिसे कई बार वो बोलते हैं हम लोग, ये वाला भाग जो नीचे वाला भाग है ना, डंठल जिससे हम पकड़ते हैं वो वाला, तो वो पुष्प का नहीं होता, ऊपर के 4 भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्पासन भी शामिल नहीं होता। अगला, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा होता है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और ध्यान रखना, जितनी भी चीजें हैं आपकी, ज्यादातर जैसे पालक हो गया, पालक में भी यही होता है भाई, पालक में भी यही होता है, टमाटर में भी होता है। अब देखो, ऑक्सैलिक एसिड, आपने बहुत पालक खाया, टमाटर, साथ में आपने दूध भी पी लिया, तो दूध में कैल्शियम चला गया आपकी बॉडी में, साथ में ऑक्सैलिक एसिड भी चले गया आपके साथ, तो कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड मिलके बना देते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट, जिससे शरीर में पथरी बन जाती है। तो पथरी बनने का मेन कारण, कहते नहीं टमाटर खाने से पथरी होती है, कहते हैं क्यों होगी? टमाटर खाने का बड़ा इनडायरेक्टली रीजन है पथरी होने का, वो चाहे पालक खाओगे उससे भी हो जाएगी, वो आप कोई भी हरी सब्जी हो सब में होता है ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन आप दूध के साथ खाओगे तब दिक्कत संभावना ज्यादा होती है। अगर बॉडी में ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा हो गया तो वो कैल्शियम से क्रिया करेगा और क्रिया करके बनाएगा कैल्शियम ऑक्सैलेट, और कैल्शियम ऑक्सैलेट की क्या बनी हुई होती है? पथरी बनी हुई होती है। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा। टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? खट्टी चीजों में पाया जाता है, जैसे इमली में होता है, इमली वगैरह में टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, कई बार टार्ट्री हम बोलते भी हैं, दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, वो टार्ट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड किसमें होता है? नींबू वगैरह में होता है, नींबू, साइट्रिक एसिड खट्टी चीजों में होता है। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? दही, दही में। ठीक है, दही में। क्लियर? नेक्स्ट, अगला हो गया ना? हाँ, नेक्स्ट, नींबू में पाया जाने वाला कौन सा है? साइट्रिक एसिड। ये एसिडिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका, सिरका में पाया जाता है, सिरका एसिडिक एसिड।
शायद यहाँ से भी 2 क्वेश्चन थे तुम्हारे आरो में, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी था, कुछ सिर का पूछा हुआ था, एक कुछ और भी था, शायद दूध दही वाला भी था वो, हाँ मिलान करने वाला। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? चींटी, चींटी में। इसी के आधार पे तो आगे पीछे चलती है, देखा नहीं है चींटी एक जगह, भाई उसे वो कैसे चल रही है, चींटी की एक लाइन यहां से जा रही है, आप देखो वो सब एक जगह जा रहे होंगे पीछे। इंसान भी इतना देख के नहीं चल सकता, चींटियां चल रही है, उसमें एक बड़ा रोल होता है फॉर्मिक एसिड का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चींटे जो है, वो चींटी जो है वो एक साथ एक पंक्ति में चल पाती है, किसके कारण से? वो फॉर्मिक एसिड के कारण से चल पाती है, ठीक है। साइट्रिक एसिड किसमें होता है? खट्टे फलों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होता है? कौन सा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। दही में पाया जाने वाला कौन सा है? कौन सा? साइट्रिक, लैक्टिक, लैक्टिक एसिड। अच्छा ये ब्यूट्रिक बताओ किसमें पाया जाता है? ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड सुना है? मक्खन में होता है, हाँ मक्खन में, बटर, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड होता है। अच्छा मौलिक एसिड किसमें होता है? हाँ मौलिक एसिड, मौलिक एसिड होता है सेब में, सेब में। एक बेंजोइक एसिड होता है, घास में होता है, बेंजोइक एसिड, ये घास में होता है। इसलिए कई बार आप देखते होंगे, आपको घास वास में चलते हैं जो लोग, जिनकी बॉडी यूज टू नहीं होती, उनको खुजली होने लगती है, क्योंकि उनको जो पत्ते लगते हैं ना, वो ब्लड में जब बेंजोइक एसिड पहुंचता है तो वो जलन पैदा करता है हल्का। तो कई लोग खेत में निकलते हैं तो उनको बड़ी खुजली सी रहती है कि दिक्कत हो रही है, क्योंकि बॉडी उतनी सहनशील नहीं है ना इस एसिड के लिए, तो इसलिए बेंजोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट, संतरे में कौन सा अम्ल होगा? साइट्रिक एसिड होगा, ठीक है, साइट्रिक एसिड। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, दही में उपस्थित अम्ल लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। टार्ट्रिक, हाँ इमली में और भी एक दो चीज होती है जिसमें होता है, ठीक है, हाँ कुछ हद तक जो है वो आपका, कुछ हद तक टार्ट्रिक एसिड जो है वो नींबू में भी होता है, लेकिन साइट्रिक ज्यादा होता है। हाँ जैसे वाइन है, वाइन में, वाइन जो होती है उनमें एसिटिक एसिड तो होता है, साथ में टार्ट्रिक एसिड भी होता है, ठीक है। तो इसका होगा 1 2 3। अगला, नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड होता है, टमाटर में टार्ट्रिक एसिड होता है क्या? कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, हाँ। आंसर क्या होगा? पहला व दूसरा, ए, पहला व तीसरा। अच्छा ऐसे करके गलती करके, गलत करके आ गए तब क्या होगा? होपलेस मत हो ना, आपने होपलेस नहीं होना, पेपर में बच्चे होपलेस हो जाते हैं। होपलेस का मतलब समझते क्या होता है? ऐसी फीलिंग आती है कि यार छोड़ ही देता हूं, कि मेरा तो सब कुछ निकल जाएगा, ये साल मेरा, चलो अब अगले साल ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, समय से आपको लग रहा है सब कुछ छूट जाएगा, वो होपलेस, वो नहीं होना। मतलब आपने करते रहना है, करते रहना है, देखेंगे लास्ट में, लास्ट में क्या होगा? आप देखोगे कि हाँ कवर कर लिया आपने, लेकिन कई बार क्या, पेन चलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड केवल प्रयोगशाला में बनता है, केवल आ गया, ठीक है, केवल प्रयोगशाला में नहीं बनता, चींटी उटी में भी होता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है, अंगूर में भी होता है, सही है। आंसर क्या होगा? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। और शुरुआती अंगूर में तो बहुत ज्यादा होता है, शुरू के कितने खट्टे होते हैं, ठीक है। लैक्टिक अम्ल शरीर की थकान का कारण बनता है, देखो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में भी बनता है। तो जैसे कई बार आप, जैसे आप 50 बैठक मान लो, 100 बैठक मारोगे, उसके बाद दर्द होगा ना, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण से होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी करो, उसके बाद पेन होगा, वो किसके कारण से होता है? लैक्टिक एसिड के कारण से होता है, बन जाता है लैक्टिक एसिड, वो पेन करता है। तो
तो अब उसकी मालिश कराओगे, धीरे धीरे वो टूटेगा, टूट टूट के वो धीरे धीरे हटेगा वहां से, और इसलिए वो थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है। तो ये सही है। साइट्रिक एसिड का उपयोग परिरक्षण प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी होता है, हाँ ये भी सही है, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी होता है भाई साइट्रिक एसिड। इसलिए कई चीजों में क्या होता है, नींबू का प्रयोग करते हैं, इससे वो खराब ना हो, ठीक है, नींबू के रस का। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, मौलिक एसिड, हाँ सही है, आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आंसर होगा डी। निम्न कथनों पर विचार करें। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, सही है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से अधिक होता है क्या? प्रोटॉन का ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का? हाँ नहीं, देखो ध्यान रखना, लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन लगभग बराबर होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, वो इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, लगभग ऐसे मानो 1850 गुने के आसपास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान मतलब भार, वो लगभग नगण्य होता है। इसलिए आप देखो परमाणु के भार में कभी हम इलेक्ट्रॉन को लेते भी नहीं है, हम केवल परमाणु का किससे लेते हैं? केवल नाभिक से। और नाभिक में क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो कोई भी जो परमाणु होता है उस परमाणु में तीन चीजें होती हैं। एक होता है नाभिक, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर लगाते हैं आपके कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा सामान्य तौर पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या से बन जाता है परमाणु क्रमांक, यानी जितने प्रोटॉन उतना क्या बन गया? परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यह बन जाता है परमाणु भार। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग इक्वल होता है। तो कई बार हम परमाणु क्रमांक से परमाणु भार निकालने के लिए इनको आपस में डबल भी कर देते हैं। जितना परमाणु क्रमांक है लगभग परमाणु भार उससे डबल होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन होंगे, दोनों को जोड़ दो तो क्या निकल के आएगा? परमाणु भार निकल के आएगा। और मतलब हर एक का नहीं होता, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन सामान्यतः आप ये देखते हो कि आपकी स्थिति लगभग डबल दिखाई देती है, ठीक है। अंतर तो आएगा क्योंकि बिल्कुल समान नहीं होता, मैंने आपको बता दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बिल्कुल समान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग नगण्य होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अगला है इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, सही है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से अधिक होता है। अब ये लगभग बराबर होते हैं, चलो देखते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूमते हैं, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। तीसरे वाले को, अरे एग्जाम में कई बार ये मानता है ना समान होता है, वो मान लेता है लगभग समान होता है। देखो क्वेश्चन एक मिनट। न्यूट्रॉन में कोई भी द्रव्य दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन अच्छे दे रखा है। तो इसको एक काम करो, इसको ना एक बात ये ध्यान रखना कि जो ज्यादा होता है वो प्रोटॉन का नहीं होता, वो न्यूट्रॉन का होता है, लगभग 1.4% के आसपास ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगर वैसे तो बराबर होते हैं लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन का भार ज्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से। और लगभग कितना ज्यादा होता है? 1.4%। अब ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ, उतने कम वजन में भी 1.4 का अंतर है, वो तो लगभग इक्वल हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से अधिक होता है, नहीं ये गलत है। आंसर क्या होगा फिर? पहला और तीसरा यानी आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूट्रॉन के कोई विद्युत आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता क्या? नहीं होता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, सही है, और इसी के मिलने से क्या बनता है, परमाणु भार। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होता है, बहुत अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान में बहुत अंतर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग अप्रोक्सीमेट 1850 गुने ज्यादा होता है, वो एक बड़ा अंतर है। तो आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, सही है। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, नहीं भाई, किसने करी थी, थॉमसन ने करी थी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक की खोज करी अल्फा कण के प्रयोग से, याद है रदरफोर्ड का मॉडल। अल्फा कण में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्होंने मारा पॉजिटिव, नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो नाभिक पॉजिटिव होता है। तो जब अल्फा कण दूर हटे तो उनको समझ में आ गया कि इसके बीच में कोई धनावेश है, तो बेसिकली नाभिक की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, रदरफोर्ड को दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर क्या सही होगा, पहला और दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन गलत हो गया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, सही है, दोनों सही है ना, थोड़ा ज्यादा हो लेकिन लगभग समान भी होता है, दोनों स्टेटमेंट सही है, कि यहां लगभग भी लगा दिया है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कहां स्थित होते हैं, नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना होता है, हाँ ये होता है लगभग ये 1836 भाग, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1836 गुना होता है, ध्यान रखिएगा। लगभग अप्रोक्सीमेट आप 1850 याद रखिए, उससे भी निकल के आ जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो लगभग नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें किस कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है। अब देखो, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा कण है। आपको पता है अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, वो भी जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन विहीन नाभिक हीलियम का नाभिक। हीलियम में कितने प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, तो इसका मतलब प्रोटॉन से तो भारी हो गया, तो इनमें आपको सबसे भारी तो यही मिलेगा, अल्फा कण, ठीक है। तो अल्फा हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे हल्का क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कह रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या। धातुएं आमतौर पर विद्युत ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, हाँ। अधातुएं कठोर और चमकदार होती हैं, नहीं होती, ध्यान रखना, अधातुएं कठोर व चमकदार नहीं होती, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है, चमकदार, कौन सी, आयोडीन, ठीक है। और कठोर भी एक अपवाद है, बताएगा कोई, हाँ कौन सा, सबसे कठोर, डायमंड, हीरा, कितना बड़ा अपवाद है आप सोचिए। तो सामान्यतः है, होती नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फिर भी अपवाद के रूप में कठोर खमीरे को मान लेते हैं, और चमकदार के रूप में हम किसको मान लेते हैं, आयोडीन को। तो आपसे पूछे सबसे चमकदार अधातु कौन सी, तो आयोडीन लगाना। सबसे कठोर अधातु आपसे पूछ ले तब हीरा। अगला है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा, अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है पारे को छोड़कर। हाँ, ज्यादातर कैसे होती है, ठोस होती है, लेकिन पारा कैसा है आपका, लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, क्लियर। नेक्स्ट, धातुएं तन्य होती हैं, तार में खिंच सकती है,
ये गुण होता है। अधातुएं भ्रगुर होती हैं, चोट लगने टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, हाँ बिखर जाएंगी, ये भी सही होता है। सभी धातुएं तरल अवस्था में होती हैं, नहीं है, सभी धातुएं तरल में नहीं होती है, एक आध है। पारा आप मान सकते हैं कि पारा है, पारा जो है वो तरल अवस्था में होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, पहला व दूसरा सही है। ठीक है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, सही है, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। अधातु है, ठीक है, अधातुएं विद्युत का चालक नहीं करती, लेकिन फिर भी अब बात है ग्रेफाइट। अधातुएं कठोर नहीं होती, फिर भी अब बात है हीरा। अधातुएं चमकदार नहीं होती, फिर भी अब बात है क्या, आयोडीन। सोडियम व पानी की क्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हमेशा ध्यान रखना, धातुएं जब भी क्रिया करेंगी, क्या लिखा हुआ है, सोडियम में पानी की क्रिया के साथ, पानी की क्रिया से हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यही कारण है कि जब आप सोडियम को पानी में डालते हो तो क्या लग जाती है, आग क्यों लग जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी वैसे ही किसकी संभावना रहेगी, आग लगने की संभावना रहेगी। इसलिए इसको रखने के लिए, सोडियम को रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता है। तो आपने वो देखा होगा, वो ऐसे करके आग लगा देते हैं, कोई चीज रखी है, पानी की बूंद डाली उसमें और आग लग जाती है, जादूगर पहले करते थे, तो वो होता है आयोडीन। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेना, कौन सी धातु ऐसी है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो भी आंसर सोडियम होगा। सभी अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं, गलत। अधातुएं नहीं, बेसिकली ये गुण किसके पास होता है, धातुओं के पास होता है। ठीक है, तो सभी धातुएं, तो इसलिए तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, निम्न तत्व बिछा गए। लोहा एक चुंबकीय धातु है, हाँ। कार्बन एक अधातु है, हाँ। क्लोरीन और ऑक्सीजन गैसें धातु है, बताइए, सही है। आंसर क्या होगा, 1 2 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता केवल धातुओं में पाई जाती है, भंगुरता नहीं होती, तन्यता होती है, ऊष्मायिक कुचालक नहीं होता, गैसीय अवस्था नहीं होती। तो आंसर क्या होगा, तन्यता। नेक्स्ट, ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी कौन सा गुण प्रदर्शित करती है, विद्युत का कुचालक नहीं, सॉरी, सुचालक होना, विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट, सोडियम धातु किस माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है, मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में। इनमें से कौन अधातु है लेकिन तरल अवस्था में पाया जाता है, हाँ, कौन सी है जो तरल अवस्था में देखने के लिए मिलती है, अधातु पूछी हुई है, ब्रोमीन। आंसर ध्यान रखना इसको, ब्रोमीन। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक नहीं है, टंगस्टन। इसमें तो कई सारी आ जाती हैं, सीसा आ गया, ये सब आ गया, ये सब चालक नहीं होती, लेकिन टंगस्टन इंपोर्टेंट है, धातु होने के बाद भी विद्युत की सुचालक नहीं होती, मेन है टंगस्टन। इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे, बाकी तो है, बाकी होती है, ये नहीं होती। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, धातु पूछी, धातु पूछता तो ब्रोमीन होता, लेकिन धातु पूछी है तो क्या लगाओगे, पारा, पारा। ये अच्छा, अब है तरंगों वाला। तरंगों में ध्यान रखना, एक AMW पढ़ लेना आप। देखो, तरंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंग, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसे बोलते हैं EMW। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है अनुदैर्ध्य, एक होता है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, देखो समझो, ऐसी तरंग जब किसी माध्यम में जाएगी तो माध्यम के कण भी उसी दिशा में गति करेंगे जिस दिशा में तरंग चल रही है, ऐसे, इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होगा, तरंग चल रही है ऐसे, लेकिन माध्यम के कण गति करेंगे ऊपर नीचे, यानी लंबवत गति करते हैं ऐसे, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। इस तरंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग ध्यान रखना। अच्छा, एक और अंतर, मैकेनिकल वेव क्या होती है, ये ऐसी तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम जरूरी है,
इन्हें चलने के लिए माध्यम चाहिए, ठोस चाहिए, द्रव चाहिए, गैस चाहिए। यानी अगर निर्वात नहीं हुआ तो ये नहीं चल पाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं इन निर्वात में इनकी चाल जो है वो ऐसे मान लो शून्य होती है, निर्वात में नहीं चल सकती है, यानी ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ये वो होती हैं जो माध्यम में भी चल लेंगी, साथ ही साथ निर्वात में भी चल लेंगी। माध्यम और निर्वात दोनों भी चल सकती है, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इसमें कई प्रकार की तरंगे आती हैं। अब बात करते हैं आगे की बात, इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिलहाल ये बेसिक सी बात आप यहां पे समझिए, क्वेश्चन आपका इससे हो जाएगा। पहला, यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कैसा ही हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ये चल जाएगी। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में यात्रा कर सकती, हाँ ये वैक्यूम में चल सकती है, लेकिन ये वैक्यूम में नहीं चल सकती है। निर्वात मतलब जहां वायु भी नहीं है। अगला है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, सही है गलत है? कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, यानी ऐसे ध्वनि ऐसे तरंग जा रही है तो माध्यम के कण भी ऐसे ही गति करेंगे। गति नहीं करते माध्यम के कण, केवल कंपन करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला और दूसरा, पहला व दूसरा। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट, तरंग की गति दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तरंग दैर्ध्य और एक आवृत्ति। बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो तरंग होती है ना, एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो भाग होता है ये इसे कहते हैं आयाम, आयाम एम्पलीट्यूड, और यहां ये वाली जो दूरी होती है ना इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। और किसी तरंग के कारण से किसी माध्यम में एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं उसे कहते हैं आवृत्ति। हमेशा एक नियम ध्यान रखना कि ये जो कंपन हो रहे हैं जितने, उसे आवृत्ति कहते हैं। जब किसी तरंग की स्थिति ये वाली होगी, यानी लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम है देखो छोटा है, तो कंपन बढ़ जाएंगे यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जब किसी तरंग में ये स्थिति होगी यानी ये बढ़ जाएगा तो अपने आप ही कंपन कम हो जाएंगे, यानी तरंग दैर्ध्य कंपन के मुकाबले क्या होती है आपकी, मतलब उल्टा संबंध होता है, दोनों में अपोजिट संबंध होता है। ठीक है, मुझे लगता है ये मैंने आपको थोड़ा समझाया भी था कि कुछ तरंग दैर्ध्य कहीं आया था क्या इस वाले बैच में? अच्छा फिजिक्स में पढ़ाया मैंने यार, कोई बात। हाँ उसमें चल रहा है। तरंग गति बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, सही है। जितने कंपन हुए हैं और तरंग दैर्ध्य गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी? तरंग की गति आ जाएगी। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। अब देखो यहां पर ये समझिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक ये बना लेना, एक आती है जिसे गामा वेव बोलते हैं, एक आती है जिसे एक्स वेव बोलते हैं, एक आती है जिसे यूवी वेव बोलते हैं, एक आती है जिसे दृश्य तरंग बोलते हैं। दृश्य तरंग में सब आ जाती है, बी आई वी जी वाई ओ आर। इसके अलावा फिर आएगी अवरक्त, फिर आएगी माइक्रो, फिर आएगी रेडियो, रेडियो तरंग। ठीक है, अब मुझे लगता है लास्ट सब क्वेश्चन इसी के होंगे, इसी टॉपिक से, और कोई टॉपिक थोड़ी है, इसी के हैं सब। ठीक है, यहां से सब हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये गामा तरंग जो होती है इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, आवृत्ति मैक्सिमम होती है, और रेडियो वेव की आवृत्ति जो है वो सबसे कम होती है। अब जब इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी बताओ? सबसे कम होगी। और जब इसकी आवृत्ति सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। मुझे 5 मिनट देना इसको समझाने के लिए, यहां से सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाएंगे, बस 2 से 3 मिनट दे दो। गामा तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, और जिसमें आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है उसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, जिसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है उसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है। भेदन क्षमता मतलब आर पार निकलने की क्षमता गामा तरंग की सबसे ज्यादा होती है। स्टील की चादर को भी आर पार भेज सकती है,
इनसे कम होती है एक्स की। ये कंकाल को नहीं भेज सकती लेकिन मांस को भेज सकती है, इसलिए एक्सरे करने में इन वाली तरंगों का प्रयोग होता है। यूवी तरंग मांस को नहीं भेज सकती, ऊपरी त्वचा को भेज सकती है, भेदन क्षमता इनकी थोड़ी कम और हो जाती है, इसलिए इनसे स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन परत इन्हीं से हमें बचाती है क्योंकि सूर्य से तरंगे आती है। दृश्य में हम इन्हें देख पाते हैं, बिब की ओर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी होती है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और ऐसे करके मिल जाएंगे। रेड की सबसे कम आवृत्ति होती है लेकिन तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। उससे भी कम आवृत्ति है, रेड से कम होती है अवरक्त की। इनका प्रयोग होता है जो घर के रिमोट होते हैं, जो टीवी रिमोट होते हैं ना, इसका प्रयोग होता है। तो टीवी रिमोट में इन्हीं का प्रयोग होता है भाई। यहां तक कि जो आपके नाइट विजन कैमरे होते हैं, जो आपके अंधेरे में फोटो ले लेते हैं, अंधेरे में भी फोटो आ जाता है, उनमें भी अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। उसके अलावा माइक्रो तरंग का प्रयोग होता है, खास करके भोजन पकाने में, जो माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसमें इनका प्रयोग होता है। और रेडियो तरंग का प्रयोग होता है संचार में। संचार। अब आपसे मैं कहूं सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सी तरंग में होती है? उससे कम, उससे कम, उससे कम बैंगनी, उससे कम, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, उससे कम अवरक्त, उससे कम माइक्रो, उससे कम रेडियो। सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है? रेडियो में होती है। अच्छा ध्यान रखना, इनमें सबसे कम ऊर्जा किसमें है? रेड में। ज्यादा किसमें है? वायलेट में ज्यादा होती है। यदि कोई पिंड, एक मिनट रुकना, मैं आपको समझा दूंगा, ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे। हेलो 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 हेलो। अच्छा, कोई तारा, एक तारा आपको लाल दिखाई दे रहा है, एक येलो, एक ब्लू, एक बैंगनी, कौन सा ज्यादा गर्म होगा? बैंगनी वाला ज्यादा गर्म होगा, यानी ज्यादा तापमान वाला होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उससे ज्यादा निकलेगी जो बैंगनी का होगा। ध्यान रखना, अगर आपकी आंखों तक बैंगनी तरंग आ रही है, इसका मतलब है ऊर्जा ज्यादा है। और ऊर्जा ज्यादा किससे आएगी? जो चीज ज्यादा गर्म है। इसलिए जब आप किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं, सबसे पहले वो लाल होती है, फिर उसके बाद ऑरेंज होगी, फिर उसके बाद येलो होगी, बिल्कुल पीली, फिर उसके बाद और गर्म करिए ग्रीन, फिर उसके बाद और गर्म करिए ब्लू, उसके बाद इतने वो पिघल जाएगी, आप ये रंग देख ही नहीं पाओगे। आपको मैक्सिमम ये रंग तक दिखाई देगा, येलो, ग्रीन रंग तक नौबत ही नहीं आएगी, वो पिघल जाएगी। एक बात ध्यान रखना, भले इनमें ऊर्जा कम होती है लेकिन दूर तक जाने की क्षमता इनमें होती है। यानी दूर तक कौन दौड़ सकता है? जो धीरे धीरे, जिसमें कम ऊर्जा है लेकिन धीरे धीरे कर रहा है। इसलिए सबसे कम दूर तक जाने की क्षमता इसमें होती है। गामा थोड़ा सा चलेंगी, खत्म हो जाएंगी, हाँ, लेकिन उस बीच कोई आ गया, भेज देंगी। ठीक है, इसलिए अगर मैं कहूं इन रंगों में दूर तक जाने की क्षमता किसमें है? रेड। इसलिए ध्यान रखिएगा, जिसमें ऊर्जा कम होती है उसमें किसी को भेदने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन दूर तक जाने की क्षमता उसके अंदर होती है। बात समझ रहे हैं? ये है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जल्दी से 2 मिनट में जितने क्वेश्चन होंगे उसे देखते हैं। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है, सही है। प्रकाश तरंगे माध्यम की अनुपस्थिति में नहीं चल सकती। ये जितनी तरंगे हैं ना, यही तो है लाइट, प्रकाश। प्रकाश में सब होती हैं, बट हम जिसे देख पाते हैं वो केवल ये है। लेकिन आप कहोगे सर ये भी होती है क्या? इतनी इसका तापमान नहीं है कि इससे ये तरंगे निकल जाएं, लेकिन सूर्य से निकलती है, सूर्य से सब निकलती है। तो होता क्या है, ये आ ही नहीं पाती, वहीं रुक जाती है, ये भी नहीं आ पाती, ये आ पाती है, लेकिन इसको ओजोन परत रोक लेती है। बात समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश का मतलब ही तो है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या ये है माध्यम की अनुपस्थिति में नहीं चल सकती? माध्यम की अनुपस्थिति में चल सकती है भैया, ये गलत है। आंसर होगा पहला और दूसरा। अगला, ध्वनि तरंगे ठोस द्रव गैस में गति कर सकती हैं। तरंग के माध्यम से केवल ऊर्जा का संचरण होता है, कण स्थायी रूप से नहीं चलते। सही है। यानी अब आप ये बताओ, यहां पर मैंने हाथ मारा, ये इसके कण निकल के उधर गिर गए क्या? कण चलते नहीं है, कण केवल कंपन करते हैं। इसका मतलब ये सही है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक न्यूटन होता है, गलत। क्या होता है तरंग दैर्घ्य का?
यार ये तरंग दैर्ध्य का मतलब दूरी होती है, तो दूरी मीटर किलोमीटर सब में, लेकिन सामान्यतः हम मापते हैं नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। और क्या होता है, एक एनएम बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ज्यादातर तरंग दैर्ध्य छोटी होती हैं, इसलिए हम इसमें मापते हैं। तो आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा। क्लियर? हाँ ठीक है, मैं भी आपको, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सब, ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ चोर आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है चोर आ रहे हैं? ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगों में कंपन तरंग संचरण की दिशा में होता है। एक बार देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग में जो कंपन होता है वो तरंग की दिशा में होता है, जिस दिशा में तरंगे होती है उसी दिशा में कंपन होता है अनुदैर्घ्य में, अभी पढ़ाया, सही है। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का कंपन तरंग के संचरण के लंबवत होता है, सही है। रेडियो तरंगे, गामा तरंगे और एक्सरे सभी यांत्रिक तरंग है। ये कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, यानी आंसर कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा। अगला, ध्वनि का वेग गैसों की अपेक्षा ठोस में अधिक होता है। हाँ सही है, ठोस में ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रत्यास्था का गुण होता है, ठोस में तेजी के साथ होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है, नहीं होती। तरंगों के द्वारा द्रव्य का स्थानांतरण होता है। क्या कण परमानेंट स्थानांतरित हो जाते हैं जब तरंग चलती है? तो नहीं, केवल कंपन होता है। तो ये वाला गलत है, आंसर पहला और दूसरा। इनमें से कौन सी तरंग निर्वात में यात्रा कर सकती है? ध्वनि चल सकती है क्या? नहीं। यात्री तरंग चल सकती है क्या? नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग चल सकती है, आंसर होगा सी। विद्युत चुंबकीय तरंग की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठीक है, किसमें होती है? निर्वात में। कितनी होती है निर्वात में? कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसे ही तो कहते हैं ध्वनि का, उसका प्रकाश का वेग। यानी आप कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कह सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, दोनों में से। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, रेडियो तरंग किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है रेडियो तरंग। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगा ए। अगला, गामा किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। गामा तरंगें कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत तरंगों के स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लगाइए। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो की होती है। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम लगाना है, सबसे ज्यादा रेडियो की, सबसे कम किसकी होती है? गामा की। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे ज्यादा उधर रेडियो ले लिया, एक रेडियो ये आ गया, इधर गामा मिल गया, आंसर क्या होगा? सी। सबसे कम गामा, फिर एक्सरे, फिर कहीं दृश्य आएगा, फिर कहीं रेडियो आएगा, आंसर क्या होगा? सी। समझ में आया नहीं? क्लियर? नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस। निर्वात में क्या स्पीड होती है? 0, चल नहीं सकती। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्योंकि वे माध्यम की आवश्यकता होती है, आंसर होगा बी। ध्वनि की तरंग गति किस पर निर्भर करती है? किसमें? माध्यम की कैसा है, ठोस है, लिक्विड है, कैसा है, उस पर निर्भर करती है। मानव के कान कौन सी ध्वनि को सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, डेसिबल। ध्वनि का परावर्तन होता है, ठीक है, क्या है? परावर्तन होता है जब वह किसी, हाँ देखो, किसी चीज से टकराए तब ध्वनि लौट के आती है ना। ध्यान रखना, ई को सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कोई भी चीज कितनी दूर होनी चाहिए मिनिमम? ये क्वेश्चन पूछता है, आंसर लगाना 17 मीटर। कोई दीवार सामने वाली मिनिमम कितनी दूर होनी चाहिए कि हमें अपना प्रतिध्वनि सुनाई दे जाए? 17 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन की क्वेश्चन पूछ लिया, कितनी? 17, 16.5 या फिर 17। हो गए कंप्लीट? ठीक है भाई, कितना? 6 मिनट हो गए। कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूं, हाँ 1.5 घंटे में हो गए 85। इसका मतलब अगर ये बैच ऐसी चला तो आने वाला समय ये होगा कि 1.5 घंटे में 100 लगेंगे, 100 हो जाएंगे। स्पीड बढ़ जाती है धीरे धीरे, प्रैक्टिस को इसी तो प्रैक्टिस कहता है।
वो तो आपने कह दिया बंद करने को, मैं तो और खींच देता एक आध क्लास।